हे गाइस, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर कर लिए थे और आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें जो हमने बेसिक्स पढ़े थे वो इस पार्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन से? अगर हम उनका नाम लिखें इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो वो होंगे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें से मर्क्यूरी सबसे क्लोज है सन के और नेपच्यून सबसे दूर है। इन प्लैनेट्स के ऑर्डर को याद करने का एक आसान तरीका है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अगर आपको ये सेंटेंस याद रहेगा तो इस सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर जो है उससे प्लैनेट शुरू होता है। तो ये सेंटेंस याद रखिए, आपको प्लैनेट्स का नाम उसी ऑर्डर में अपने आप याद हो जाएगा। हमारे सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। इस पाथ का शेप इलोंगेटेड है, परफेक्ट सर्कल नहीं है, और इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। रीसेंट टाइम तक, मतलब अगस्त 2006 तक, एक 9th प्लैनेट भी था जिसका नाम था प्लूटो। ये नेपच्यून के भी आगे आता था, लास्ट प्लैनेट माना जाता था ये हमारे सोलर सिस्टम का। लेकिन फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और इसमें ये डिसाइड हुआ कि काफ़ी सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमें मिले थे, जैसे सेरेस या 2003 UB313। इनको ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला गया था और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती थी प्लूटो की कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसीलिए डिसाइड हुआ कि प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दिया जाएगा और इसलिए अगस्त 2006 के बाद से प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट बट इट इज कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 हैं इनर प्लैनेट्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैं आउटर प्लैनेट्स। इस चार्ट में हमने 4 चीजें एक्सप्लेन करी हैं। हर प्लैनेट को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, हर प्लैनेट को कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पे एक स्पिन कंप्लीट करने के लिए, उसके कितने नंबर ऑफ मून्स मतलब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं और उसका सन से डिस्टेंस कितना है। मर्क्यूरी, जैसे हमने आपको बताया था, इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन और क्लोजेस्ट होने के बावजूद उसका डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर्स। इसको सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। अर्थ को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं। इसका मतलब 1 ईयर। अपने एक्सिस पे स्पिन करने में अर्थ को 1 डे लगता है, इसीलिए सुबह और रात होती है एक ही दिन में। और समर विंटर का जो कॉन्सेप्ट आता है ये हमारे इलोंगेटेड ऑर्बिट से आता है, जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर मारता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अर्थ का डिस्टेंस सन से 150 मिलियन किलोमीटर्स है, इसीलिए अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट ऑफ मर्क्यूरी। अर्थ और मार्स दोनों की एक एक सैटेलाइट है, मतलब एक एक मून है। ओवरऑल 4 इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स को इनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब कंसिडरेबली क्लोज हैं सन से, बाकी प्लैनेट से कंपेयर्ड, और ये चारों प्लैनेट्स रॉक से बने हुए हैं। फिर हम आते हैं आउटर प्लैनेट्स पे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप देख सकते हैं कि सारे प्लैनेट्स में सबसे कम टाइम जिसको लगता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में वो है जुपिटर, 9 hours and 56 minutes ओनली। सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा टाइम नेपच्यून को लगता है क्योंकि वो सबसे दूर है, 164 ईयर्स। और वो कितनी दूर है? 4496 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 4500 मिलियन किलोमीटर्स। ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है और इसीलिए नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है। सबसे ज्यादा मून्स मतलब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी जुपिटर और सैटर्न की हैं, अबाउट 53। आउटर प्लैनेट्स भी 4 हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, जैसा आपको डिस्टेंस देख के मालूम पड़ा होगा। दीज आर ह्यूज प्लैनेट्स, ये इनर प्लैनेट से ज्यादा बड़े होते हैं साइज में और ये गैसेस और लिक्विड से बने हैं। बाय डिस्टेंस अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन और साइज वाइज अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब 4 प्लैनेट्स अर्थ से बड़े हैं। अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है। इस शेप को कहा जाता है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसा शेप। आउटर स्पेस से अर्थ ब्लू कलर का लगता है, ऐसा क्यों? बिकॉज 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का 2/3 सर्फेस पानी से कवर्ड है, इसीलिए वो स्पेस से देखने में ब्लू कलर का लगता है और इसको नाम मिल गया ब्लू प्लैनेट का। पर बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, अर्थ पे लाइफ कैसे है? देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, और ये फेवरेबल कंडीशंस जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं ये प्रॉबेबली सिर्फ अर्थ पे ही मिलती हैं। अभी तक हमें और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं मिली है, हो सकता है हो, अभी तक तो नहीं मिली है। सो अभी हम यही अज्यूम करेंगे कि ये सारी फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। क्या है ये कंडीशंस? जो अर्थ है ये बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज परफेक्ट। अर्थ पे टेम्परेचर बिल्कुल एम्बियंट है,
परफेक्ट है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अर्थ पे वाटर और एयर दोनों है जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एसेंशियल है, और अर्थ की एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन की भी अच्छी खासी मात्रा है जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक, सबसे अलग प्लैनेट है। अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, मून, जैसा हम बात कर चुके हैं। मून के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मून का जो डायमीटर है ये अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। लेकिन फिर भी मून इतना बड़ा लगता है और बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स सब इतने छोटे क्यों लगते हैं? बिकॉज बाकी सेलेस्टियल बॉडी से कंपेयर्ड मून सबसे ज़्यादा क्लोज है अर्थ से। मून का डिस्टेंस कम है हमसे और इसीलिए जो चीज़ पास होती है वो बड़ी लगती है, सो मून हमें बड़ा दिखता है, इवन दो वो साइज में अर्थ से भी छोटा है। मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है। मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में 27 डेज लगते हैं और इतने ही दिन लगते हैं मून को अपने एक्सिस पे एक स्पिन कंप्लीट करने में। इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है, क्योंकि मून साथ साथ अर्थ के अराउंड भी चक्कर मार रहा होता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है, और टाइम दोनों में सेम ही लगता है। तो जितनी देर में वो थोड़ा आगे बढ़ता है हमारे ऑर्बिट में, उतनी देर में वो थोड़ा सा टर्न भी हो जाता है। इसीलिए हमें मून का एक ही साइड दिखता है अर्थ पे। मून पे भी लाइफ को सपोर्ट करने की कोई भी कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, और मून पे बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं जो अपना शैडो कास्ट करते हैं जब मून पे लाइट पड़ती है तो। और ये शैडोज भी हमें मून पे दिखते हैं, जो काले स्पॉट्स जैसे दिखते हैं। काफी बार वो शैडोज होते हैं उन माउंटेन्स और क्रेटर्स के जो मून पे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। ऐसे बहुत सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं और ये भी सन के अराउंड चक्कर मारते हैं। इनको एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। ये जनरली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं बेसिकली? साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया था और ये एस्टेरॉइड्स उसी के पीसेज हैं। बहुत सारे छोटे पीसेज ऑफ रॉक भी हैं जो सन के अराउंड चक्कर मारते हैं और इनको मीटेरॉइड्स बोला जाता है। काफी बार ये मीटेरॉइड्स अर्थ के पास भी आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है, जब ये मीटेरॉइड्स उसमें एंटर करते हैं तो एयर के साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से इतनी हीट जनरेट होती है कि ये मीटेरॉइड्स गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। बहुत तेज लाइट प्रोड्यूस होती है और ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये पूरी तरह से फ्रिक्शन से जल नहीं पाते हैं और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं। जहाँ पे ये गिरते हैं वहाँ पे एक हॉलो क्रिएट हो जाता है और ये वर्ल्ड में काफी जगह देखा जा सकता है। इतना सब कुछ हमें मालूम कैसे पड़ा? एस्ट्रोनॉमर्स की वजह से। एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रोलॉजर्स से कंफ्यूज मत करिएगा। एस्ट्रोलॉजर्स वो होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को यूज करके लोगों का कैरेक्टर और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ये यूनिवर्स को पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया के एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि मून और बाकी प्लैनेट्स इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूनिवर्स के कई सारे राज हैं जो हमको आज भी नहीं मालूम है और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स आज भी लगे हुए हैं यूनिवर्स के ये राज अनरावल करने में। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये ज्योग्राफी के अंडर में आता है। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन 2 ग्रीक वर्ड से आता है। जी मतलब अर्थ और ग्राफिया मतलब राइटिंग। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियो जो वर्ड है ये भी जी वर्ड से आता है, मतलब अर्थ, और जियो वर्ड से हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जो अर्थ से रिलेटेड है। जैसे जियोलॉजी, जहाँ पे लॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम लॉजिया, तो जियोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ द अर्थ। इसी तरह ज्योमेट्री, मेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम मेट्रिया और ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और इसी तरह जियोइड, इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के शेप जैसा हो। सोलर सिस्टम के बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है क्योंकि इसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन तीनों के अराउंड रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स एक्चुअली बेल्ट्स हैं जो छोटे डेब्री से बनी हुई हैं। और डेब्री का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि छोटे रॉक्स। अगर आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है तो आप अर्थ से भी इन प्लैनेट्स के अराउंड ये रिंग्स देख सकते हैं। सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है और इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में। ये हम बात कर चुके हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है। वीनस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन। ऐसा क्यों? बिकॉज उसका शेप और साइज अर्थ से काफी सिमिलर है, एकदम जैसे ट्विन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं वैसे। लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसका क्या मतलब?
इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन करूँ तो वो 1 सेकेंड में 300,000 मतलब 3 लाख किलोमीटर्स ट्रैवल कर जाएगी, सिर्फ 1 सेकेंड में। लेकिन इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है 150 मिलियन किलोमीटर्स, तो सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में अराउंड 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो जो लाइट हम अर्थ पे महसूस करते हैं सन की, वो एक्चुअली 8 मिनट्स पहले सन से निकली थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on July 20, 1969। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, जब एक इंसान ने पहली बार मून के सरफेस पे कदम रखा था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। और रात में जो इतने सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, ये सारे के सारे स्टार्स जो हैं ये सन के जैसे ही हैं, और इनफैक्ट कुछ तो सन से भी बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर भी हमें इनकी हीट और लाइट महसूस क्यों नहीं होती जैसे सन की महसूस होती है? वो इसलिए क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। मतलब सन ही 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, फिर भी उसकी हीट एंड लाइट हमें मिल जाती है। तो सोचिए ये वाले स्टार्स यहाँ से कितनी दूर होंगे कि इतने बड़े होने के बावजूद हमें इनकी हीट और लाइट नहीं मिलती है। यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग है, और इसके साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।